देखिए आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मेजर की जाती है उसके जीडीपी पे, और इसकी जो जीडीपी है वो डिपेंड करती है इसके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो चाहे एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए चाहे एग्रीगेट सप्लाई कह लीजिए, उसके ऊपर किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी डिपेंड करती है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन का टॉपिक हमारा होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने बोला अभी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इसको हम शॉर्ट में एडी भी बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड माने एडी। अब एग्रीगेट डिमांड का एक छोटा सा डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन को हम देख लेंगे। राइट, फाइन, सो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी। जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो मेरा फोकस किधर है? ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे फोकस है, ऑल सेक्टर्स, ठीक है। सो दे आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन पीरियड ऑफ, एट अ गिवन प्राइस या गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो एक इनकम के ऊपर कितना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और यहाँ पर जो हाइलाइट्स हैं इस डेफिनेशन के, जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स ऑफ दिस डेफिनेशन, इसको ध्यान में रखेंगे आप। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कुछ नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसके हाइलाइट्स को, इस डेफिनेशन के हाइलाइट्स को हम देखेंगे। ये जो डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हाइलाइट्स निकले हैं। एडी जो है, अब यहाँ पर मैंने बोला कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू बाय। प्लानिंग टू बाय मतलब होता है डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एडी, या यहाँ पर आप कह सकते हो ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, या इसको आप लिख सकते हो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दोनों एक ही बात होती है भाई साहब। जब आप डिमांड करेंगे तो भाई डिमांड करोगे तो खर्च करोगे, डिमांड करोगे तो खर्च करोगे। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों एक ही बात होती है। और एग्रीगेट डिमांड हो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो, ये सब क्या है? प्लान्ड है। क्या है? प्लान्ड है, नॉट एक्चुअल। प्लान्ड, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात हम नहीं कर रहे, ये एक्चुअल डिमांड की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। और ये जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैक्रो लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। एग्रीगेट की बात हम कर रहे हैं, टोटल की बात हम कर रहे हैं। फाइन। सो और ये जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है और पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो पीरियड ऑफ टाइम किस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है? फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पीरियड ऑफ टाइम किस कॉन्सेप्ट के अंदर आया? फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर। तो तीन बातें बिल्कुल याद रखेंगे आप। एडी मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड एक ही बात होती है। दूसरी बात, मैं सिर्फ प्लान्ड की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। और ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ये कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब फिर से दोबारा मैं वापस डेफिनेशन पे अगर जाऊँ तो मैं देखूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल वैल्यू बोल रहा हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहा हूँ, गुड्स की भी बात कर रहा हूँ और सर्विसेज की भी बात कर रहा हूँ। दैट ऑल सेक्टर्स, जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो मैं ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूँ। और दूसरी बात, इसके बाद क्या करी? प्लानिंग है, एक्चुअल नहीं है। प्लानिंग, प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू बाय या प्लानिंग टू स्पेंड कह सकते हो। जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो मैं कहूँगा प्लानिंग टू स्पेंड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कुछ ना कुछ इनकम का लेवल होगा और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या पीरियड ऑफ टाइम। तो जिन जिन बातों को मैंने लाल से गोला घेरा या मैंने अंडरलाइन किया, उन बातों को ध्यान रखेंगे। यही होता है एग्रीगेट डिमांड।
अब ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जब तुम किसी भी कोई भी जो इकोनॉमी है ना, उसके सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक। जैसे मैंने बोला था ना डेफिनेशन में, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के ऑल सेक्टर्स क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऑल सेक्टर्स होते हैं कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन। और जब मैं इस कंजम्पशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब मैं इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे, कैपिटल गुड्स पे। कौन कर रहा है, कैपिटल गुड्स पे कर रहा है। कौन कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर। कौन कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है भैया, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, यानी प्राइवेट फर्म्स जो कर रही हैं जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं। और जब मैं इस कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे इस कैपिटल गुड्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जितने भी कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं, या रॉ मटेरियल की भी मैं बात करूँगा, तो इस सब में जो भी प्राइवेट फर्म्स के या प्राइवेट सेक्टर के, या आप कह लो प्राइवेट फर्म्स के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे हम उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा क्या हो गया, गवर्नमेंट, ये हो गया गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार के जो एक्सपेंडिचर होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो भाई साहब, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्च करती है, और इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं सरकार के। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम ले लेते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो हम लेते हैं एक्स माइनस एम, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, यानी दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड वॉल्यूम ऑफ एम फॉर इंपोर्ट्स। इसका जो डिफरेंस होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे एंड गुड्स एंड सर्विसेज का हम क्या करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करेंगे। इसकी जो नेट होएगी, डिफरेंस होएगा एक्स माइनस एम। एक्स बोले तो एक्सपोर्ट, ठीक, और एम बोले तो इंपोर्ट्स। किसका एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट्स। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट करेंगे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज योर नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपकी ऑल सेक्टर की जहाँ तक बात हो रही है, तो पहला सेक्टर ये हो गया, दूसरा सेक्टर ये हो गया, तीसरा सेक्टर ये हो गया और चौथा सेक्टर ये हो गया। तो 4 सेक्टर हो गया। तो अगर 4 सेक्टर के हिसाब से मैं देखूं तो एडी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ जाएगा, सी प्लस एडी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, जो आपका योर स्टडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 सेक्टर ओनली। आपकी जो स्टडी है वो सिर्फ 2 सेक्टर पे क्या है, सीमित है। तो आपका जो 2 सेक्टर है वो क्या है, एडी इज इक्वल टू, उसमें हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सिर्फ 2 सेक्टर की बात हो रही है, यानी हाउस होल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हाउस होल्ड की बात हो रही है और प्राइवेट फर्म्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, दूसरा हो रही है प्राइवेट फर्म्स की बात, यानी प्राइवेट फर्म्स जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करता है उसकी बात हो रही है, और जो हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, हम उसकी बात करते हैं। समझ में आई बात। तो हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर की जहाँ तक हम बात करेंगे, हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर होगा इससे ये भी पता चलेगा कि हाउस होल्ड की जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करेगी किस पे, डिस्पोजेबल इनकम पे, हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम पे। अब ये बात मैं अलग से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम इन दी हैंड्स ऑफ
households which they can spend or income in the hands of households which they can spend or save at their will, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उसकी टोटल इनकम का वो हिस्सा जो टैक्स वगैरह फीस वगैरह सब कुछ देने के बाद जो बचता है, जिसको वो अपनी इच्छा के हिसाब से खर्च कर सकता है या बचा सकता है। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम इन द हैंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स विच दे कैन स्पेंड और सेव एट देयर ओन विल, अपनी इच्छा के हिसाब से एट देयर ओन विल खर्च कर सकते हैं। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसी को हाउसहोल्ड क्या करेगी, खर्च करेगी। समझ गए? ओके। और अब इसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर डिस्पोजेबल इनकम आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी प्रोपोर्शनेटली आपकी जो एक्सपेंडिचर होएगी वो उतनी ही ज़्यादा होएगी। समझ गए? यानी हाउस होल्ड का जितना भी एक्सपेंडिचर इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, उसी अनुपात में आपका जो है एक्सपेंडिचर रहेगा। जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी बढ़ेगा अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो। समझ गए? तो इस पॉइंट को आप समझ गए अच्छे से, मुझे लग रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम को समझ गए। तो हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज़्यादा रहेगी उसका खर्चा उतना ही ज़्यादा रहेगा, और दैट इज़ व्हाट डिनोटेड एज, और दैट इज़ व्हाट इंडिकेटेड बाय सी माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स। दूसरी बात जो आप करते हो वो करते हो प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनकी जो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फर्म्स की जो एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर? एक्सपेंडिचर है कैपिटल गुड्स के ऊपर, जो अभी हम बता चुके हैं आपको, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल गुड्स में हम रॉ मटेरियल को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स चलेगी तो वो अपने कैपिटल इक्विपमेंट्स में खर्च करेगी, मशीन में खर्च करेगी, बिल्डिंग लैंड में खर्च करेगी, एक्वायर करने में, फिर रॉ मटेरियल में भी तो खर्च करेगी बस। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट फर्म्स। तो एग्रीगेट डिमांड को हमने देखा कि इस तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड को देख सकते हो। और अगर मैं इसका अब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, एग्रीगेट डिमांड का मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो बड़े ही ध्यान से इसको आपको देखना है। जैसे आपने अभी यहाँ पर फॉर्मूला तो देख ही लिया, C+I है, तो डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो ऐसे दिखाऊंगा मैं, ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये तुम्हारा O है यानी ओरिजिन, इसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, अब तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक तो है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C हो गया। ठीक, और इसके बाद इसमें क्या हो गया, I, C हो गया और I। आपने यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, इनकम ले लिया। ये जो डायग्राम है ये एडी का डायग्राम है, एडी को डिपिक्ट करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया कि डायग्रामेटिकली आप एडी को कैसे देखोगे। तो ये आपने ले लिया इनकम, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे इनकम ले लिया और वाई एक्सिस पे एडी आपने ले लिया। देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे इनकम ले लिया, वाई एक्सिस पे एडी ले लिया आपने। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बच्चों ये है ऑटोनोमस। हमें ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, हमारा अजम्पशन है कि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये ऑटोनोमस है, और इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है।
ऑटोनोमस का मतलब है कि विदाउट आस्किंग फॉर एनी प्रॉफिट, विदाउट हैविंग एनी प्रॉफिट मोटिव, दिस इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड। होता है ना, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पर तुम इन्वेस्टमेंट तुम्हारी इंक्रीज होती है विद रिगार्ड टू द प्रॉफिट, बट यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस ले रहे हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना, ये अजम्पशन है, ऐसा ही पहले से मान के हम चलते हैं कि हमारा ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। उसके बाद जो तुम ये देख रहे हो कि मैंने सी को यहां से स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि तुम्हारी अगर एक बात समझो कि तुम्हारी अगर ये सी मैंने, देखो ये ओरिजिन है, लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ से बन रहा है, वाई एक्सिस पे, पॉइंट सी पे, ये जो पॉइंट सी है ना, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे तुम्हारा ये जो पॉइंट सी है, ऐसे करके इसको ऐसे ले लो, ये जो है इसको ओ यहाँ पे ले लो, और इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं, है ना, ये जो मेरा है, ये जो इलाका है, यहाँ से हमने सी शुरू किया, सी माने ये जो हमारा इलाका है, ये एक्चुअली में इसको हम सी बार से इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारा जो कंजम्पशन का डायग्राम है या कंजम्पशन की जो कर्व है, उस कर्व का इंटरसेप्ट कहाँ बनता है, पॉइंट सी पे बनता है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहाँ बनता है, वाई एक्सिस पे, पॉइंट सी पे बनता है। अगर कोई भी इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बने, इसका मतलब होता है कि इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आपका कंजम्पशन है, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका कंजम्पशन, और ये बड़ा नेचुरल है, तुम जानते हो, तुम बिल्कुल नहीं कमाते हो, कोई अर्निंग तुम्हारी नहीं है, उसके बावजूद भी तुमको क्या है, खाना तो है पेट तो भरना है, ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल आपका जो है लिविंग के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर तो रिक्वायर्ड है अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो, तो दैट इज सर्वाइवल एक्सपेंडिचर इवन विदाउट एनी इनकम, दैट इज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी आपकी सर्वाइवल के लिए आपको स्पेंड करना होगा। दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड दिस पार्ट व्हाट आई एम सेइंग, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो एडी का फॉर्मूला तुमने क्या देखा, सी प्लस आई, तो डेफिनेटली ये एडी जो चलेगा वो यहाँ से पॉइंट टी से एडी चला, और ये देख रहे हो इसके बीच का जो गैप है, ये गैप जो है वो वही गैप है जो एक्स एक्सिस और इस आई के बीच में गैप है, ये जो इन्वेस्टमेंट की ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की लाइन जा रही है, ये जो कर्व जा रहा है, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो गैप है, वही गैप बिल्कुल यहाँ पर भी रहेगा, तभी तो एडी हो गया, ये सी ऐसे सी होता जा रहा है, और फिर ये जो आई है, इस आई को हमने इसके ऊपर में सुपर इम्पोज कर दिया, तो यहाँ से जो भी लाइन गुजरेगी, और चूंकि आई आपका क्या है, आई आपका पैरेलल है, आई आपका कांस्टेंट है, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल क्यों है, पैरेलल इसलिए है क्योंकि आपकी ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस है, मतलब वो कांस्टेंट है, इसलिए इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, एडी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को आगे जाऊं और मैं अगर ऐसे बोलूं कि I इज इक्वल टू AD माइनस सी, तो ये AD है और ये C, इसके बीच का जो डिफरेंस है ग्राफिकली ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, दिस डिफरेंस इज व्हाट आई सेड I, और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए ये पैरेलल होगा। AD और C के बीच का जो कर्व होगा, के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, या कहें AD का कर्व और C का जो कर्व है वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोनोमस है। करेक्ट, बात समझ में आई। तो डायग्रामेटिकली आपने ये देख लिया, और आपने क्या देखा, इस डायग्राम में आपने क्या क्या चीज़ें देखी। अगर ध्यान से आप इस डायग्राम को देखेंगे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, इस डायग्राम के कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे। नंबर 1, पहला ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही आएगा कि भाई AD बराबर C प्लस आई है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा मित्रों, सबसे पहला आएगा कि कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, या सबसे पहले स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व देखिए, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व की जो स्लोप है, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, ये क्या है, पैरेलल टू
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, इनकम लिया है, इसके पैरेलल है। मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट माने क्या है, ऑटोनॉमस है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑटोनॉमस है, याद रखना है। तीसरा आप देखेंगे स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। आप कंजम्पशन कर्व के स्लोप की बात करेंगे, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व की बात करेंगे। ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जो कंजम्पशन कर्व है वो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। बस ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। हाँ, ये बात और है, पहली बात क्या याद रखनी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती है। दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात ये आपको सोचना है कि दूसरी बात ये सोचनी है, इसी में दूसरी बात अगर आप सोच लो तो दूसरी बात ये सोचो कि देखो भैया, हमारी जो कंजम्पशन है, इंक्रीज इन कंजम्पशन है, दैट इज नॉट, है ना, इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन इनकम। क्यों, वाई? अगर सवाल पूछूं मैं, वाई, क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम कमाना शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में कंजम्पशन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है यार, जो भी पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी अभी आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की तुम पूर्ति करते हो, तुम वो आवश्यकताएं अपने लिए जुटाते हो, और फिर कुछ समय के पश्चात जब तुम्हारा वो आवश्यकताएं तुम्हारी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद तुम्हारे पास आवश्यकताएं इतनी रहती नहीं हैं, ठीक है, तो तुम्हारी क्या होने लगती हैं, खर्चा तो होता है लेकिन उस अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में इनकम होती है, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, है ना। सोच के देखो, ज़रूरतें क्या हो रही हैं, पूरी हो चुकी है। तुमने मोबाइल फ़ोन ले लिया, तुमने घर ले लिया, कपड़े ले लिए, है ना, बर्तन वर्तन ले लिया, खाने पकाने के सारे सामान ले लिए, सब कुछ ले लिया तुमने। अब तुम्हारे पास उन सब चीज़ों पे खर्च करना है नहीं, तो अब तुम्हारी इनकम क्या होगी, सेव होएगी। क्या होएगी भाई? क्योंकि अब ये लोग जो है पार्ट ऑफ वाई, बिकॉज वाई पार्ट ऑफ इनकम, तुम क्या करने लगोगे, यू स्टार्ट सेविंग, तो तुम पार्ट ऑफ इनकम क्या करने लगोगे, बचाने लगोगे। क्यों बचाने लगोगे? क्योंकि तुम्हारी वो जरूरतें तो पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम उसको अब बचाने लगोगे। गॉट द पॉइंट? अच्छा, चौथी चीज तुम देख सकते हो, चौथी चीज तुमको ध्यान में रखना है, स्लोप ऑफ एडी। तो तुमने एडी के दो कंपोनेंट देखे, आई देखा और सी देखा। एडी का स्लोप देखो, सर एडी का स्लोप क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। स्लोप ऑफ एडी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ एडी क्या हो गया, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि कंजम्पशन पॉजिटिव है, और कंजम्पशन चूंकि इनकम के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए एडी भी बढ़ रहा है। ध्यान देना, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, आई कांस्टेंट है, इसलिए तो एडी बढ़ेगा ना। एडी क्यों बढ़ेगा? एडी का स्लोप अपवर्ड क्यों होगा? एडी का स्लोप क्या है, अपवर्ड है। क्यों है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन विद राइज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन विद राइज इन विद इंक्रीज इन इनकम। समझ गए? विद इन, ये देख रहे हो मैंने एरो का मार्क जो लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, टाइम बचाने के लिए, इंक्रीज इन इनकम। समझ गए? तो एडी का अपवर्ड स्लोप क्यों है, इंक्रीज इन कंजम्पशन विद इंक्रीज इन इनकम। आई की वजह से नहीं, माइंड यू, आई की वजह से नहीं, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, आई तो ऑटोनोमस है। ग्रेट, ठीक है, समझ में आ रही बात? और क्या तुमने देखा इस कर्व में? एक और बात तुमने, जरूरी बात क्या देखी, ठीक है, जरूरी बात क्या देखी तुमने? जरूरी बात ये देखी, देखो ये पांचवी बात तुम यहां पर देख लो, यहां पे देख लो, पांचवी बात है। पांचवी बात क्या देखी कि इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज कंजम्पशन, और इसलिए कंजम्पशन का जो कर्व है वो यहां से शुरू हुआ। बात बता चुका हूं मैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये, ठीक है। तो ये बात भी तुम्हारे समझ में आ गई, ओके। ध्यान से आपको समझना है, जब भी कभी मोर देन
इनकम मोर देन कंजम्पशन हो जाएगा तो पता ही है यार ये सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेस इनकम से तुम्हारी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। और जब तक इनकम लेस देन कंजम्पशन रहेगा, जब तक इनकम जो है आपका कंजम्पशन से कम रहेगा तो भाई आप कंज्यूम कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये आपने इसके डायग्राम से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। अब आप आगे बढ़ेंगे। एडी आपने समझ लिया, एडी आपने सीख लिया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट था वो था एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को तुम एएसबी बोलते हो, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को तुम एएसबी बोलते हो। मैंने बोला मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, पे ध्यान देना है, फोकस करना है। विलिंग टू सप्लाई, सप्लाई इकोनॉमी एट अ गिवन, फिर से पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां से क्या सब बातें तुम निकाल सकते हो। तुम ये बात कह सकते हो ना कि यार जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट सप्लाई तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग। तो फिर से ये क्या हो गया, विलिंगनेस है, यानी ये फिर से एक्चुअल नहीं है, विलिंगनेस है। ये भी क्या होगी, प्लान्ड हो गई, ये बॉस, ये भी क्या होगी, प्लान्ड होगी, ये भी विलिंगनेस है, इच्छा है तुम्हारी। अच्छा, दूसरी बात, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, याद रखना है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। और तीसरी बात, मनी वैल्यू की बात करना है। मनी वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स की बात करनी है मनी वैल्यू, और फाइनल सर्विसेज की बात करनी है। तो मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। तो इस डेफिनेशन से ये तीन बातें निकलती है। विलिंगनेस यानी प्लान्ड होगा, यानी ये एक्चुअल नहीं होगा। फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। फ्लो कॉन्सेप्ट तब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम करते हैं। फाइन। अच्छा, एक बात आप समझेंगे, अगर मान लीजिए अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को क्या करते हैं, फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल टर्म में, किसमें, फिजिकल टर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप एएस को फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पहले मैंने मनी वैल्यू की बात करी, अगर मैं इसको फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करूं, इस एएस को मैं फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस, बात ध्यान में रखनी है। अगर मैं मॉनेटरी टर्म में करूं तो दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। इसी उसकी वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं, फाइनल वैल्यू की बात कर रहा हूं, मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा हूं, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ रुपीज। लेकिन उस रुपीज को हटा करके अगर मैं फिजिकल टर्म में करूं, जैसे किलो, लीटर, यूनिट्स, क्वांटिटीज, इसमें अगर मैं करूं, फिजिकल टर्म में करूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना है। यहीं पर तुमको डिफरेंस पता चलेगा, रीजन पता चलेगा, कारण पता चलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। एएस को अगर तुम, यहां तुमने मनी वैल्यू में लिया, यहां तुम कह रहे हो कि अगर मैं एएस को फिजिकल टर्म में प्रेजेंट करूं तो इसका मतलब होगा कि टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, ठीक है ना। और आपको क्या मालूम है कि यार ये जो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये जो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है बच्चों, ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसको मैं क्या करता हूं, इसको हम क्या करते हैं, आपको मालूम है ना कि इसको हम जितने भी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, टोटल आउट, इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, है ना। एज रेंट की तरह, वेजेस की तरह, प्रॉफिट की तरह, इस सब की तरह हम करेंगे। तो जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं इंटरेस्ट की तरह करेंगे। इन सब फैक्टर को अगर मैं जोड़ दूं,
अगर मैं इन सब फैक्टर्स को क्या करूं, आगे मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्लब कर दूं, क्लब्ड टुगेदर। अगर मैं इसको क्लब कर दूं, एक साथ इकट्ठा जोड़ दूं, अगर मैं इसको एक साथ इकट्ठा जोड़ दूं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलेंगे मित्रों, डोमेस्टिक इनकम। और NFIA जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। समझ गए। तो जो भी इसको क्लब कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, है ना। और इसको हम नेशनल इनकम या नेशनल लेवल पे अगर हम जोड़े तो नेशनल इनकम हो जाएगा, डोमेस्टिक लेवल पे जोड़े तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। तो अगर मैं नेशनल लेवल पे जोड़ता हूं तो ये नेशनल इनकम हो जाता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से क्या 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 आइडिया ले सकते हैं भाइयों, हम यहाँ से क्या आइडिया ले सकते हैं, आइडिया ये ले सकते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो AS इज इक्वल टू वाई, AS इज इक्वल टू वाई माने AS इज इक्वल टू माने ए एग्रीगेट, क्या लिख सकते हो तुम, माने एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू यार नेशनल इनकम तुम कह सकते हो। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो तुमको ये कोई नहीं बताएगा कि AS इज इक्वल टू वाई, सारे बोल देंगे, ये नहीं बताएंगे क्यों, ये कैसे होता है। तो ये कैसे होता है, तो अगर मैं AS की यहाँ पर बात में कर रहा हूँ मनी वैल्यू, और अगर मैं इसको फिजिकल टर्म में देखूं, भाई जो भी तुमने बनाया है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है तुम उसकी बात कर रहे हो। अब तुम आउटपुट पे आ जाओ, जो बनाया है उस पे आ जाओ, उसी की तो वैल्यू है वो, जो बनाया है उस पे आ जाओ। तो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, अगर मैं फिजिकली देखूं तो फिजिकली इसको क्या करते हो, ये जो तुम गुड्स आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, फर्म्स क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या करेगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी कैसे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, फलाना निमगाना सब कुछ। और इन सब को अगर तुम जोड़ देते हो तो तुमने नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, और नेशनल लेवल पे अगर इसको क्लब करते हो तो क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम बोलेंगे। इसलिए AS इज इक्वल टू वाई भी कह सकते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, कह सकते हैं ना। चलो तो ये बात तुमको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब इसमें एक और आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, एक और स्टेप आगे चलते हैं। हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ AS, और अब तो हमने ये साबित कर दिया कि AS ही Y है, तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट्स ऑफ AS और Y। तो देखो ध्यान से सुनो, तुम जो कमाते हो, तुम जो कमाते हो, देश जो कमाती है या तो उसको खर्च करती है या बचा लेती है, यही होता ना। तुम जो कमाते हो तुम उस कमाई का क्या करते हो, व्हाट टू डू विद दैट इनकम, ईदर यू स्पेंड इट और यू सेव इट। तो तुम ये कह सकते हो ना यार कि AS और Y इज इक्वल टू C प्लस S, हाँ या ना, यस, ठीक है। AS इज इक्वल टू C प्लस S, AS और Y इज इक्वल टू C प्लस S। कई तरीके से लिख सकते हो, AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C प्लस S, Y इज इक्वल टू C प्लस S, AS इज इक्वल टू C प्लस S। बात समझ में आई। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं इस बीच की ये चीजें हटा देता हूं, AS का बनेगा। फिर से ये X एक्सिस ले लिया, Y एक्सिस पे तुमने AS ले लिया, ठीक है। Y एक्सिस पे क्या ले लिया, AS ले लिया, ठीक है ना। AS का मतलब C प्लस S इन रुपीज ले लिया, ये ले लिया तुमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस पे तुमने ले लिया अपना इनकम। हमेशा याद रखना है, इनकम इज प्लॉटेड ऑन X एक्सिस, AS इज प्लॉटेड ऑन Y एक्सिस, और AS में दो कंपोनेंट है, अभी हमने साबित किया AS Y क्यों है, और AS के अंदर दो कंपोनेंट है C और S, तो C और S को हमने यहाँ पर ले लिया। अब बहुत ही बारीक सी चीज़ हम आपको बताएंगे, अगर आप इनकम के साथ एग्रीगेट सप्लाई ऐसे करके जाती है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हुआ इसको Y और AS भी कहते हैं, Y और AS भी कहते हैं। और ये जो ग्राफ होता है ना मित्रों, ये 45 डिग्री का एंगल यहां बनता है, उस एंगल से ये निकलता है, ठीक है। तो इसको हम ओरिजिन से
ओरिजिन से लेके चलते हैं, समझ गए। सो 45 डिग्री लाइन हम लेके चलते हैं और ओरिजिन से लेके इसको हम चलते हैं। अब सवाल उठता है कि यार हम 45 डिग्री लाइन लेते क्यों हैं, ठीक। तो तुम ये जान के देखो यार, तुम जो एग्रीगेट सप्लाई करते हो ये कैसे करते हो, कंजम्पशन और सेविंग दोनों को ऐड करके चलते हो ना, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करके चलते हो, ठीक है ना। तो ओरिजिन से 45 डिग्री का लाइन ये एस्टैब्लिश करता है कि यार ये C+S है, जो भी 45 डिग्री लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इज इक्वल टू इनकम, इज इक्वल टू इनकम। और इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो दो वेरिएबल है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की जो वेरिएबल है, ठीक, ये सेम यूनिट में आपको मेजर किए जाते हैं, ठीक। और ये 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट होने के बाद 45 डिग्री का एंगल आपका बनता है, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आ गई। तो आप देखेंगे Y और S AS, तो इस तरीके से आप AS का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। AS में मित्रों ये कॉन्सेप्ट है AS का, इसको ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ऑलराइट। तो ये AD और AS ये दो टॉपिक आपने इसमें करे, और इसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। यहाँ पर हमने AD और AS दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, AD क्या है और AS क्या है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट, बाय।